हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं डिस्कस सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपका सीटेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीडीपी 30 मार्क्स की आपकी सीडीपी आती है। इसके अलावा मैं बात करूं तो पहले हमने कुछ क्लासेस में कारण और कथन वाले सवाल करे थे और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम और कुछ न्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चंस मैं पहले डिस्कस करा चुकी हूँ, उसके बाद 61 से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको जैसे पता ही है कि अब ऑफलाइन है आपका एग्ज़ाम, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। ऐसा नहीं करना कि केवल और केवल ऑफलाइन वाले करने हैं, नहीं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 61 यही है आपका पहला क्वेश्चन, यही है 61 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है, यानी कि इनमें से कौन सा सही है। पहला कह रहा है शैशवावस्था में। शैशवावस्था कौन सी अवस्था होती है? इन्फेंट स्टेज। तर्क को लागू करते हैं और अनुमान लगाने में बच्चा सक्षम होता है, यानी कि बच्चा यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग लगाता है और यहाँ पर क्या करता है, अनुमान लगाना शुरू करता है, अजम्पशंस लगाता है। दूसरा कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, प्री ऑपरेशनल चाइल्ड में बच्चा क्या कर रहा है, निगमात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ करता है, यानी कि डिडक्टिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये दोनों चीज़ें। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड में वर्गीकरण के संरक्षण का पता करता है, यानी कि क्लासीफाई। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में अनुकरण की शुरुआत होती है। बच्चा कल्पनात्मक होता है, कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है। तो कौन सा होगा सही जवाब बताएं। इसका सही जो बिल्कुल सही है वो क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बच्चा है वो क्लासीफाई यानी क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देता है ऑब्जेक्टों को। ठीक है, वर्गीकरण करना व संरक्षण करने का उसको पता चालू हो जाता है। ठीक है, चलिए 61 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है, यानी कि एक कैरेक्टरिस्टिक बताना है किसका, प्रोग्रेसिव क्लासरूम का। प्रगतिशील शिक्षा जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जहाँ पर बच्चा कुछ नया सीख रहा है, तो वो कौन सी क्लास है। शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, गतिविधियां कार्य यानी कि कोई भी कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रगतिशील शिक्षा के लिए कौन सी एक विशेषता है जहाँ पर प्रोग्रेस हो रहा है, तो कौन से ऑप्शन में प्रोग्रेस होगा। ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर प्रोग्रेस हो रहा है कि चिल्ड्रन आर असिस्ड वाइल डूइंग एक्टिविटीज एंड टास्क। जब हम बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है या कोई वर्क कर रहा है, उसके बीच में जो बच्चे का मूल्यांकन हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, उसने कितना सीखा, तो यही क्या है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में ये वाला ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 62। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट असेसमेंट, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कैसे मूल्यांकन को प्रस्तावित करती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ, चारों ऑप्शन आपके पास ये रहे, चारों ऑप्शन आपके ये रहे। कैसी एनईपी 2020 कैसी मूल्यांकन को प्रस्तावित करता है। शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम में किया जाना चाहिए मूल्यांकन। एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। योग्यताओं, क्या ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है, योग्यताओं के क्रम में बच्चों को रोक देने के लिए महत्वपूर्ण है। तो भाई बताएं एनईपी 2020 में सजेस्ट द असेसमेंट, यानी कि मूल्यांकन का जो ये प्रकार है वो क्या चीज़ किस लिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट, कि एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। क्लासरूम में आपने क्या क्या कराया, बच्चे ने कितना सीखा, आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो आपने यूज़ किया वो कितना बच्चे को हेल्पफुल रहा, ये सारी चीज़ें आप किसके माध्यम से, मूल्यांकन के माध्यम से पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास, कौन सा प्रैक्टिस विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक है? इंक्लूजन यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, डाइवर्स लर्निंग, ठीक है, डाइवर्स लर्निंग यानी कि यहाँ पर पूछा है विविध अधिगम यानी कि जिनको अलग प्रकार की क्या है नीड है, आप इसे बोल सकते हो स्पेशल नीड चाइल्ड आपकी क्लास में है तो प्राथमिकता जिनको स्पेशल नीड है ऐसे बच्चों को जब हम क्लास में शामिल करते हैं तो किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए? कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना चाहिए, आसपास के खतरे और विकर्षणों को कम करना चाहिए, उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वतंत्रता को प्रतिबंध करना। क्या करेंगे बताएं? क्वेश्चन नंबर 64 किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, यानी कि मिनिमाइज करना है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आसपास के सराउंडिंग में बच्चे को प्रॉब्लम आपको लगता है कि ये बच्चे को हार्म कर सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसको क्या करना है? कम करना है, उसको हमें दूर करना है। तो 64 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाधित करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग अ टीचर शुड, क्या करना चाहिए? एक बच्चा जब लर्निंग के प्रोसेस में है तो वो अच्छे से लर्निंग कर सके, उसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना चाहिए, रटकर याद करने पर बल देना चाहिए, निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना चाहिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना चाहिए। जब बच्चा लर्निंग कर रहा है, जब बच्चा कुछ सीख रहा है तो उस सीखने को कैसे और अच्छी तरीके से आप बना सकते हो कि बच्चा और अच्छी तरीके से उस चीज़ को सीखे, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर कि बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंध करके उसको पढ़ाना यानी कि जोड़ना। आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, उस टॉपिक को उसके प्रीवियस नॉलेज टॉपिक के साथ जोड़ दिया तो क्या होगा? लिंक करना है आपको, दो चीज़ों को लिंक करना है, उसके प्रीवियस नॉलेज और प्रेजेंट नॉलेज को, तो बच्चा उसको अच्छे से कोरिलेट कर पाएगा। तो 65 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या कह रहे हैं। 66 क्वेश्चन में बोला है इन ऑर्डर टू असेस क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 66, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापकों को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात, समालोचनात्मक चिंतन का आकलन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग का इवैल्यूएशन करने के लिए टीचर को किसका चयन करना चाहिए? खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अब सारे चिंतन शामिल होता है यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग इंक्लूड हो, वे प्रश्न जिनका उत्तर या तो हाँ हो या ना हो, एक शब्द में जवाब देने वाले प्रश्न यानी कि वन वर्ड क्वेश्चन वाले प्रश्न, एक प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रसारण शामिल हो। कौन सा होगा क्वेश्चन बताएं, क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 66 के साथ किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अब सारे चिंतन शामिल होता है। कौन सी थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन की बात हो रही थी तो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर 66 फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या कह रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर यानी कि समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है? एक ऐसी कक्षा जिसमें नॉर्मल चाइल्ड, अब नॉर्मल चाइल्ड सब एक साथ मिलके आप पढ़ा रहे हो। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन में किस चीज़ की हमें नीड होती है वो बताना है, बताएं। मानकीकृत पाठ्यक्रम, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम की या रूढ़िवादिताओं को बढ़ावा देना, प्रमोट टू स्टीरियोटाइप्स को प्रमोशन देना है आपको, अगाम्य इमारती ढांचा या विविधताओं को स्वीकृति, किसकी आवश्यकता होती है बताएं भाई? किसकी? डाइवर्सिटी को आपको एक्सेप्ट करना है भाई। विविधताएं हैं, नॉर्मल चाइल्ड, अब नॉर्मल चाइल्ड, उसमें एक विविधताएं पाई जाती है। किसी को जल्दी समझ में आती है कोई कॉन्सेप्ट, किसी को देर में समझ में आता है। तो सारी जितनी भी आपकी
सराउंडिंग में, आपकी क्लास में डाइवर्सिटी है उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको किसकी आवश्यकता है कि विविधताओं को स्वीकार करना, जो भी डाइवर्सिटी है आपकी क्लास में उसको आपको एक्सेप्ट करना ही करना है। 67 ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 कारण और कथन वाला सवाल है, इसको देखते हैं। कथन क्या कह रहा है, यानी कि To address the need of student for disadvantaged group, a teacher should know about their social culture context। यानी कि सुविधा वंचित, यानी कि जो बच्चे सुविधाओं से वंचित हैं, ऐसे समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापिकाओं को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। रीजन क्या दिया है, पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। बताएं। अब ये कारण और कथन है, भाई कथन दे दिया, कारण दे दिया, उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया कि वो क्या कह रहा है कि जो वंचित वर्ग से बच्चे आता है उसके समूह से क्या करना है, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, जिनकी जो सुविधाएं हैं उनसे वो वंचित है, उनकी आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए बच्चे टीचर को उसके सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट को जानना ज़रूरी है। कारण दिया है यहाँ पर, जो पाठ्यक्रम है वो क्या कहता है कि औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप बताएं क्या होगा। सही विकल्प का चुनाव करना है। क्या ए और आर दोनों सही है और आर ने एक ही सही व्याख्या की? क्या ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ने एक ही सही व्याख्या नहीं की? क्या ए सही है या आर गलत है या फिर ये दोनों ही गलत हैं? तो यहाँ पर सही क्या है, ऑप्शन नंबर 3 कि ए तो सही है कि जो सुविधा वंचित वर्ग से बच्चा आ रहा है उसकी हमें आवश्यकताओं को, उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए पहले उसके सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट को जानना, ये बिल्कुल सही है। रीजन यहाँ पर जो दिया गया था वो गलत था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, डिसलेक्सिया इज अ डैश डिसेबिलिटी। पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? पढ़ने में दिक्कत होना किस प्रकार की विकलांगता है? अधिगम विशिष्ट स्पेसिफिक लर्निंग, संवेदी सेंसरी, व्यवहारात्मक बिहेवियरिज्म या गत्यात्मक मोटर, कौन सी होती है? बताएं। पठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया इज अ डैश डिसेबिलिटी स्पेसिफिक लर्निंग, यानी कि जहाँ में बच्चे को अधिगम विशेष, यानी कि बच्चे को लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा कोई नई चीज़ सीख रहा है उसमें उसको अधिगम में दिक्कत हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन नंबर 1 के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। सवाल नंबर 70 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? ऑटिज्म डिसऑर्डर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? बताएं। बाधित संप्रेषण, दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, उच्च स्तरीय शब्द भंडारण, परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध। बताएं। इसमें आपको बताना है ऑटिज्म डिसऑर्डर स्वालीनता विकार की विशिष्ट लक्षण है, कौन सा विशिष्ट लक्षण है? तो इसमें आएगा बाधिता संप्रेषण, ठीक है। इम्पेयर्ड कम्युनिकेशन, 70 का ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन नंबर 1 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भाई 71। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या बोला गया है, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? यानी कि क्लासरूम में डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं, विभिन्न योग्यताएं, यानी कि बच्चों की डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं, ऐसे बच्चे अभी क्लासरूम में हैं, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? ऑप्शन क्या है यहाँ पर देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 के ऑप्शन है, श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, मानकीकृत निर्देश देकर, केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके। यहाँ पर पूछा गया है कि कक्षा में विभिन्न योग्यता यानी कि जिनको स्पेशल नीड्स है उनकी आवश्यकताओं को कैसे फुलफिल करेंगे? श्रेणीबद्ध कठिनाइयों के कार्य देकर, ठीक है, श्रेणीबद्ध कार्य देकर। ये क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, लर्निंग इज मोर मीनिंगफुल व्हेन कंटेंट इज प्रेजेंट इन डैश मैनर। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को डैश रूप में, किस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा? अधिगम लर्निंग तब ज़्यादा अर्थपूर्ण ढंग से होगा जब विषय वस्तु यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट है उसको किस रूप में, संदर्भ से हटाकर, अप्रासंगिक रूप से प्रस्तुत करके, बहुत ही अमूर्त रूप से या संयोजित करके। बताएं।
ऑप्शन नंबर 4 होगा सही जवाब। संयोजित करके, ऑर्गेनाइज्ड करके, ठीक है। ऑर्गेनाइज विषय वस्तु को जब ऑर्गेनाइज्ड करेंगे तब वो अर्थपूर्ण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोला है? अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापिका ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। अध्यापिकाओं की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? ठीक है, मिसकंसेप्शंस हैं। भ्रांतियां क्या होती है? मिसकंसेप्शन है किसी टॉपिक को लेकर। अब एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन में दे रखा है सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए, यानी कि जो बच्चे का मिसकंसेप्शन है उसको अस्वीकार कर दिया। इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए। विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देना चाहिए। नकारात्मक पुनर्वलन का प्रयोग करते हुए इन भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए। क्या होगा सही जवाब? 73 का ऑप्शन नंबर 2। इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए। जो मिसकंसेप्शन है उनको पहले उनसे बात करो, उसके ऊपर उनके तर्क जानो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आता है 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या पूछा गया है? विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? यानी कि अब पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड विच या वाइल टीचिंग अ कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट। किसी भी कॉन्सेप्ट को आप पढ़ा रहे हो तो आप क्या करोगे? टीचर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों में सीखने के लिए तात्पर्य, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का, विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियों का, रेडीनेस टू लर्न अमंग स्टूडेंट, सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स, प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स। तो केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3। गाइस एक और है ये, 1 और 2 और 1 3, बताएं कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सही? ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही जवाब। 1, 2 और 3, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 75। सवाल नंबर 75 में देखिए क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आंसर देखते हैं। रमेश विज्ञान विषय को पढ़ाते समय अन्वेषण प्रयोग विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह किस चीज़ को बढ़ावा देना चाहता है? क्या कर रहा है रमेश ने? यहाँ पर क्या कर रहा है कि विज्ञान विषय को पढ़ाते समय अन्वेषण कर रहा है, अन्वेषण करना, प्रयोग करना, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान कर रहा है कि बच्चा न्यू नॉलेज ग्रैब कर सके। तो वह डैश को बढ़ावा दे रहा है, किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है? वैज्ञानिक तर्क को, तार्किक चिंतन को, कंठस्वीकरण को या अनुकरण को? किस चीज़ को वो जो है वो बढ़ावा दे रहा है? किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है? यहाँ पर ऑप्शन है आपके केवल 1 और 2, केवल 2, 1 और 3, केवल 1 और 4, केवल 3 और 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड अडॉप्ट बाय चिल्ड्रन या क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया है निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? कोई एक ऐसी एक्टिविटी टीचर द्वारा अपनाई गई किसी एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देगी। लेक्चर, इंक्वायरी, डिस्कशन, डिस्कवर, व्याख्यान विधि, पूछताछ विधि, चर्चा विधि या खोज अन्वेषण? बताएं। सही आंसर हो जाएगा आपका व्याख्यान हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या कह रहा है। कारण और कथन वाला सवाल है। आंतरिक अभिप्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। कारण क्या है कि शिक्षक को आंतरिक रूप से विप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से विप्रेरित करना चाहिए। सही विकल्प का चुनाव करना है। यानी कि आपको क्या बोल रहा है? आंतरिक अभिप्रेरणा, इनर मोटिवेशन, ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सी होती है? जो बाहरी होती है, ठीक है। आंतरिक कौन सी होती है? अंदरूनी, इनर मोटिवेशन एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। बिल्कुल सही है। शिक्षक को आंतरिक रुचि से अभिप्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से प्रेरित करना चाहिए।
अब यहाँ पर बताएं कि क्या ए और आर दोनों सही और आर ने एक ही सही व्याख्या की। क्या ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ने एक ही सही व्याख्या नहीं की। क्या ए सही है आर गलत, या फिर ये दोनों ही गलत हैं। बताएं सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 कि ए तो सही है लेकिन यहाँ पर आर क्या है, गलत है। 78 क्वेश्चन नंबर 78 देखिए। प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता होती है। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्स एलिमेंट्स ऑफ कार्यात्मक स्थिरता, अपसारी चिंतन, केंद्रित ध्यान, सादृश्य मूलक चिंतन। बताएं प्रतिभाशाली समस्या समाधान के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाना चाहिए। कार्यात्मक स्थिरता। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 78 ऑप्शन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यताओं की कमी को मानता है। वह योग्यताओं को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यताएं प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती। यह विचारांश किस स्थिति को जन्म दे रहे हैं। एक बच्चा है जो किसी कार्य को करने के बाद असफल हो गया, यानी कि ठीक है वो फेल हो गया। अब वो क्या करे कि फेल होने के कारण वह अपनी एबिलिटीज़ को मानता है, अपनी एबिलिटीज़ को कमी की मानता है। वह योग्यताओं को स्थायी मानता है, फिक्स्ड मांगता है, और क्या कह रहा है कि योग्यताओं को प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती। तो यह विचार जो उसके अंदर ये विचारधारा आ रही है वो किस चीज़ को जन्म दे रही हैं। अधिगम सहायता को, मस्तिष्क सुघाट्यता को, ठीक है, उच्च स्तरीय स्व अस्मिता को, संबंधता का भाव। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा इसका सही आंसर, एक सेकेंड, सही आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। 79 ऑप्शन नंबर 1 के साथ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 80 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कंसेप्ट शुड बी प्रेजेंटेड इन वे विच, अवधारणा को किस तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करके, ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट को हमें प्रस्तुत करना है तो उसको कैसे प्रस्तुत करोगे। विद्यार्थियों में सफलताओं के प्रति चिंता पैदा करके, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करके, उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकसित करके, केवल उच्चतर अधिगम योग्यताओं वाले विद्यार्थियों की मदद करके। कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 80 कैसे, किसी अवधारणाओं को किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जाएगा, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमाओं को शामिल करके। ठीक है, तो यहाँ पर बताएंगे 61 से 80 तक कितने क्वेश्चन आपके, यानी कि 20 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने करे। 20 में से कितने के आपके आंसर आते थे, कितनों के नहीं आ रहे थे, मुझे कमेंट में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर देना भाई। और गाइज आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और गाइज लाइव क्लास अभी नहीं चल रही है तो रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है आपको, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है, तो इनको भी देखना है। लाइव क्लासेस बहुत जल्दी, सिस्टम अपडेट हो रहा है, अभी थोड़ी सी सेटिंग चेंज हुई है, इस वजह से जैसे सिस्टम सही हो जाता है तो लाइव क्लास लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट्स।